दोस्तों नमस्कार। भारत उदय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने 100 साल पहले जन्म लिया था आज ही के दिन 25 दिसंबर 1924 को, और आज जो है 25 दिसंबर 2024 है। यानी कि 100 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले वो व्यक्ति रहे हैं, और शायद उनको कभी नहीं उन्होंने सोचा था कि वो इतने बड़े पद पर जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष रहा, राजनीति में बहुत संघर्ष रहा, और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में केवल 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे, और जब बहुमत साबित नहीं हुआ तो वो सरकार गिर गई थी। तो उसमें भी उन्होंने एक वोट से जो है एक सरकार उनकी गिरी थी। तो वो भी एक सराहनीय उनका कदम था कि उन्होंने कोई खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी। उसके बाद फिर जो है दोबारा से जो प्रधानमंत्री 1998 में वो बने, फिर भी वो 13 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री बने, और फिर उसके बाद जो है दोबारा चुनाव हुए 1999 में वो प्रधानमंत्री बने, और 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनका पूरा कार्यकाल रहा। तो वाजपेयी जी एक बहुत ही अनुभवी सांसद रहे हैं। इससे पहले 9 बार वो सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा से भी सांसद चुने गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद की घरेलू और विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और छात्र जीवन से ही वो 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में, सक्रिय सदस्य के रूप में एक्टिव हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसार काम करना शुरू किया, और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उस आंदोलन में वो कुछ दिन के लिए उनका बड़े भाई और वाजपेयी जी को गिरफ्तार भी किया गया था, 24 दिनों तक वो गिरफ्तार भी हुए। 1951 में आरएसएस के द्वारा एक राजनीतिक संगठन एक खड़ा किया। आरएसएस की जैसे कई शाखाएं उन्होंने राजनीतिक रूप से भी खड़ी करनी चाहिए। उसमें हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी बनाई गई, और भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए चुना गया था। उस पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ रखा गया। उसके लिए उनको राष्ट्रीय महासचिव जो है इसको उनको बनाया गया, वाजपेयी जी को। और 1957 में भारतीय आम चुनाव में वाजपेयी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और जिसमें 1957 में वो लोकसभा का चुनाव जीते, और पहली बार जो है वो संसद में पहुँचे। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। वो वाजपेयी जी के जो भाषण कला से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि वाजपेयी जी की जो हिंदी पे पकड़ थी बहुत ही वो सराहनीय थी। जब वो भाषण देते थे तो विरोधी या पक्ष सभी लोग जो उसका भाषण बड़े चाव से सुनते थे, क्योंकि उनकी जो बात करने की जो शैली थी वो बड़ी गंभीर थी, और हर व्यक्ति उनका भाषण सुनना चाहता था। तो 1948 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद वाजपेयी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ समेत कई दलों के गठबंधन ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम जनता पार्टी रखा। और जनता पार्टी जो है 1977 के चुनाव में और उनकी सत्ता में जो है जनता पार्टी आई, और उस समय वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री बने। और भारत के विदेश मंत्री जब वो बने, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब उन्होंने भाषण दिया, तो वो भाषण भी उनका एक सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी नेता ने वहाँ पे हिंदी में जो भाषण दिया था, और उसकी काफ़ी सराहना की गई थी। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई, और उसके जो पहले जो अध्यक्ष बने वो
अटल बिहारी वाजपेयी जी बने भारतीय जनता पार्टी के, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी आज है। तो जब उनकी स्थापना हुई तो उसके पहले जो अध्यक्ष वाजपेयी जी ही बने थे। तो वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में जिस समय वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत सी अच्छी योजनाएं चलाई, बहुत से अच्छे काम किए। तो उनकी योजनाओं में से बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से सड़क जो है योजना थी उनकी, जिसका नाम था भारत को जोड़ने की योजना थी, सड़क योजना। तो उसमें जो है अटल जी ने जैसे 4 महानगर चतुर्भुज कहते हैं उसको योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें जो 4 महानगर हैं जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, इन चारों को जो है उन्हें चतुर्भुज आकार में जोड़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज उनका नाम दिया। इसी प्रकार से केवल इन महानगरों को ही नहीं जोड़ा, पूरे भारत में गांव से गांव को जोड़ा। तो ग्रामीण अंचल में जो है हर गांव से पक्की सड़क दी गई, क्योंकि पहले गांव में एक गांव से दूसरे गांव में जो सड़क नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं दूसरे गांव से घूमकर उस गांव में जाना पड़ता था। जो गांव की सीमाएं जिन गांवों की आपस में लगती थी, एक ऐसी योजना बनाई गई। तो उस योजना के अंतर्गत हर गांव से जुड़ा, और इस योजना से बहुत ही देश को फायदा हुआ, आर्थिक फायदा बहुत हुआ। आर्थिक व्यापार इसमें जो है पूरे देश में जो है आना जाना सुगम हुआ, इसमें कम समय में जो है आना जाना शुरू हुआ। तो ये एक योजना उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी। ये जिस तरह दूसरी जो योजना जैसे संचार की योजना, संचार की जो क्रांति आई वाजपेयी के समय में आई, उससे पहले अमीर के हाथ में ही सिर्फ जो है फ़ोन होता था। लेकिन 2000 से 2000 का 1999 से 2004 का शासनकाल कह लीजिए, उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन आया, दूसरे लैंडलाइन बिछाई आई, उनके रेट बहुत घटाए गए, फ़ोन के रेट बहुत घटे। तो उस समय में हर गरीब के हाथ में फ़ोन आया। चाहे कुछ उससे पहले तो जो सिर्फ जो है BSNL का एक अधिकार था फ़ोन का, मतलब, या चाहे वो लैंडलाइन ही क्यों ना हो, एक कुछ उच्च लोगों के घरों में ही फ़ोन हुआ करते थे। लेकिन वाजपेयी के इस शासनकाल में तो घर घर में फ़ोन और गरीब के हाथ में भी फ़ोन आए। और बताया जाता है कि इसके पीछे जो है, जो प्रमोद महाजन उस समय हुआ करते थे, उनका दिमाग भी इसके पीछे कहीं ना कहीं काम उन्होंने किया। इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान जो अटल जी ने एक योजना चलाई थी कि सर्व शिक्षा अभियान की पढ़ाई का जो अधिकार है हर बच्चे को है। 14 साल की उम्र तक का जो बच्चा, 6 साल से 14 साल की उम्र का जो बच्चा है, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो उसमें क्या था कि उसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई उसमें, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसका जो सारा खर्चा जो है सरकार के द्वारा जो है शुरू हुआ। और उससे पहले जब तक ये सर्व शिक्षा अभियान जो नहीं था, उससे पहले जो बच्चे बीच में से जो स्कूल छोड़ देते थे, कोई 2-3 क्लास पढ़ के या 8-7 साल का हो के 10 साल तक हो के स्कूल छोड़ दिया करते थे, तो इसका रिजल्ट ये मिला कि ऐसे जो बच्चे, कम से कम 40% बच्चे उस समय के कहते हैं कि स्कूल छोड़ दिया करते थे 14 साल से पहले ही। लेकिन ये रेशो वाजपेयी की इस स्कीम से वो 10% तक ही रह गई थी, जो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या थी, जो 40 की बजाय। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी उन्होंने योजना जो है चलाई थी। और एक जो काम उन्होंने किया था, पोखरण का जो परीक्षण किया था परमाणु का जो परीक्षण पोखरण में, वो चाहते थे कि हमने वर्ल्ड को दिखाना है कि हमारे पास जो है परमाणु बम है, हम परमाणु शक्ति हैं। तो इस प्रकार से उसमें कई देशों का दबाव था, भाई ये परमाणु परीक्षण जो है नहीं कर सकते। लेकिन वाजपेयी जी जितने सरल थे तो वो साहसी भी थे। उन्होंने किसी देश की ऐसी कोई परवाह नहीं की, तो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। जब उन्होंने मन बनाया कि परमाणु परीक्षण हमने करना है, तो उन्होंने किया। उसके बाद कई देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ये और भी कई अन्य पश्चिमी देश थे, उन देशों ने उनका बहुत विरोध किया और कई तरह के पाबंद भी लगाए थे। उस समय पे आर्थिक पाबंद लगाए थे। लेकिन वाजपेयी जी ने अपनी कटुता के कारण, अपनी विदेश नीति के कारण, वो सारे पाबंद थोड़ी देर दिनों में ही वो सारे देशों के साथ जो आर्थिक पाबंद लगाए थे सभी दूर हो गए थे। और सभी के साथ उनका जो मेल मिलाप, पूरे जिन देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तो उनका जो आर्थिक प्रतिबंध जो है वो टूट गए थे थोड़े दिनों के बाद, 2001 में ही। और इसके अलावा जो वाजपेयी जी में एक खासियत थी, वाक पटुता। तो बात ऐसी करते थे जिसको हाजिर जवाबी भी कह सकते हैं, कि आपने कोई प्रश्न किया, जैसे कि उनके पास उत्तर पहले से ही
लिखा होता था। कई बार जो है मजाक मजाक में ही विरोधी जो है उसके सामने जो है अपनी बात ही भूल जाता था कि उसने क्या कही थी, और उसकी वाजपेयी जी के हंसी ठाकों में वो आ जाता था। इस प्रकार से उनकी एक शैली थी बात करने की। तो वाजपेयी जी जब जिस समय 1957 में पहली बार सांसद बने थे, और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू उनकी, मैंने भी पहले भी कहा है कि उनकी हिंदी के बड़े कायल थे, उनकी भाषा के। और नेहरू जी ने जब उनसे बात करते थे तो वो हिंदी में ही बात करते थे, वैसे नेहरू जी अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन वाजपेयी जी के साथ वो हिंदी में ही बात करते थे। लेकिन एक बार जवाहरलाल नेहरू ने जनसंघ पर प्रश्न चिन्ह कुछ लगाया, उसकी जो है बुराई कर दी जनसंघ की। उनकी पार्टी थी अपनी, वाजपेयी जी जिस पार्टी से आते थे, तो उस पार्टी की बुराई की। तो उसमें जब तो वाजपेयी जी का जो जवाब था उनको बुराई करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि पंडित जी, आप रोज शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन तो आप करें, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके शीर्षासन करने में, आप शीर्षासन करें, लेकिन आप मेरी पार्टी की तस्वीर को उल्टी ना देखें। तो इस बात पर जो है नेहरू जी जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो ऐसे जी उनकी जो भाषा थी, उनकी जो वाक्पटुता थी, वो एक अलग ही तरह की थी। वाजपेयी जी सत्ता के लोभी नहीं थे, उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। और क्योंकि वो सत्ता के लोभी इसलिए नहीं कह सकते कि जब 1996 में 11 दिन में उनकी सरकार गिरी थी, तो वहाँ एक मत से उनकी सरकार गिरी थी। लेकिन अगर वो सत्ता के लोभी होते तो एक वोट से सरकार गिरना, तो प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री वो थे तो कुछ भी कर सकते थे जैसे चलता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करूँगा। और उन्होंने साफ साफ उस समय जो भाषण भी दिया था उसमें कहा था कि हम रहें ना रहें, पार्टियां रहें ना रहें, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा, लोकतंत्र इस देश का जिंदा रहेगा, और लोकतंत्र इस देश का जिंदा रहना चाहिए। ऐसा वाजपेयी जी ने उस समय भी कहा था कि इससे दिखता है कि उसमें उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना थी बहुत अच्छी थी। और फिर उसी भाषण में मैंने उनका सुना था कि उन्होंने जो कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं जब प्रधानमंत्री बना कि मेरे अंदर के अंदर जो है कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी जब प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस बात से ये लगता है कि वाजपेयी जी सत्ता के लोभी नहीं थे, और ये अगर उनके अंदर प्रेरणा थी कि प्रधानमंत्री होंगे तो बहुत ज़्यादा उछल कूद उनके अंदर नहीं होगी, और प्रधानमंत्री जो नहीं होंगे तो उनके अंदर ज़्यादा मायूसी नहीं होगी। तो ऐसा इसमें रामायण में जो रामचंद्र जी थे, तो ऐसी लगता है कि ऐसे जो उन्होंने वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा रामचंद्र जी से ली हुई थी कि जिस तरह से रामचंद्र जी को राज्य अभिषेक होना था तब भी उनको कोई ज़्यादा उससे कोई बात से कोई खुशी नहीं थी, और जब राज्याभिषेक न होकर उनको जंगल का वनवास दे दिया गया था तब भी उनको कोई किसी प्रकार की किसी से कोई उदासी नहीं थी। तो इस प्रकार से के उनके गुण उनके अंदर, वाजपेयी जी के अंदर थे। लेकिन वाजपेयी जी ने उस समय कहा था कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य जो है 1996 की बात है कि वो उद्देश्य हम पूरा करेंगे। तो उनकी वो कहावत दोबारा फिर 1998 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, और निरंतर जो है हम आगे लड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। उनकी एक कविता है ऐसी कि हार नहीं मानेंगे। तो जिस समय कवि उदास है और लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो लिखता है, गाता है। और गीत वो कहता है कि गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांत, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और जिस समय कवि का जो मन हुआ
अब खुशी से कि उसका गीत गाने का मन हुआ, तो उस समय वो गाता है कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन पुने सुने किसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद।